प्रिय छात्रों, आज हम पाठ 10 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सदिश बीजगणित। तो इस पाठ में हमें सदिश राशियों और अदिश राशियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस पाठ के अंतर्गत हम सदिश और अदिश राशियों को ही पढ़ेंगे। क्या सदिश राशियाँ होती हैं, क्या अदिश राशियाँ होती हैं, इनकी पहचान कैसे करेंगे, इनकी डेफिनेशन क्या है, इन सब को हम इस पाठ में समझेंगे। आइए हम सदिश राशि से शुरू करते हैं। सदिश राशि उन सभी राशियों को कहते हैं जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन राशियों को सदिश राशियां कहते हैं। जैसे हम विस्थापन से ही शुरू कर लेते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि होता है। अब विस्थापन क्या होता है, कैसे दूरी और विस्थापन में अंतर करेंगे, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। इससे पहले हम अदिश राशि की परिभाषा लिख लेते हैं। तो अदिश राशियां उन राशियों को कहते हैं जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे दूरी। अब दूरी और विस्थापन में अंतर कैसे करेंगे। मान लिया हम ये मान लें कि हमारे घर से मेरे स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, तो मैं यहाँ पर केवल 2 किलोमीटर दूरी बता रहा हूँ, ना कि यहाँ पर मैं उसकी दिशा। तो यहाँ पर यदि हम कहते हैं कि हमारे स्कूल से घर की दूरी या फिर हमारे घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, तो हमने यहाँ पर लंबाई बताई है, लेकिन ये लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी, क्योंकि इसमें कोई भी हमने दिशा नहीं बताई है। और यदि हम इसी लंबाई को दूसरे तरीके से बताएं, जैसे कि हमारे घर से मेरे स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर उत्तर में है, तो मैं यहाँ पर दूरी के साथ साथ दिशा भी बता रहा हूँ। मतलब मैंने 2 किलोमीटर की लंबाई बताई है, लेकिन उसके साथ मैंने दिशा भी बता दी है। तो यहाँ पर इसी लंबाई को हम विस्थापन बोलेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि हमारे स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर उत्तर में है, तो यहाँ पर मैंने दूरी के साथ साथ दिशा भी बताई है, इसलिए ये विस्थापन कहलाता है और ये दूरी है। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि घड़ी में 2 बजे हैं, घड़ी में 2 बजे हैं या 4 बजे हैं, तो हम यहाँ पर केवल और केवल समय को प्रदर्शित कर रहे हैं, अर्थात समय का क्या बता रहे हैं हम, परिमाण, कि हमने समय का परिमाण लिख दिया है, घड़ी में 4:30 बजे हैं। लेकिन इस वाक्य में या इस कथन में हमने कहीं पर भी दिशा का कोई जिक्र नहीं किया है, इसलिए ये एक अदिश राशि है, अर्थात समय एक अदिश राशि होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि समय बताते समय हम दिशा का प्रयोग नहीं करते हैं। या एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं बाजार से 5 किलो आलू लाऊंगा, तो 5 किलो हमने क्या बोला है, इसका परिमाण बोला है। केवल परिमाण कितना बोला है हमने, कि हम 5 किलो आलू लेकर आएंगे, लेकिन आलू खरीदने में या लाने में या तुलवाने में कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए 5 किलो भी क्या होगा, एक अदिश राशि होगा, अर्थात द्रव्यमान है ये, क्योंकि किलोग्राम द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान भी क्या है, एक अदिश राशि होती है। अब सदिश राशि की बात करते हैं। जैसे मैं कहने लगूं कि एक वस्तु पर 3 न्यूटन का बल लगा है। कितना बल लगा, 3 न्यूटन का बल। तो बल जो होगा किसी भी वस्तु पर लगे, वो सदैव दिशा के अनुसार ही लगता है। मैं एक वस्तु मान लेता हूं, जैसे किताब मेज पर 2 न्यूटन का बल लगाती है, तो किताब जो बल लगाएगी वो सदैव ऊपर से और नीचे की ओर ही लगाएगी। या मैं दीवार पर 5 न्यूटन का बल लगाता हूं, तो मैं किधर से भी लगाऊं, लेकिन मेरी एक दिशा अवश्य होगी दीवार पर बल लगाने की। जैसे कि मैं इस तरीके से क्षैतिज बल लगाऊंगा, अब किधर को मेरा मुंह होगा, उधर को ही मेरा बल माना जाएगा। मतलब बल एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर हमें यदि दिशा का ज्ञान हो जाए तो सदिश राशि होगी, और यदि दिशा का ज्ञान ना हो तो वो अदिश राशि होगी। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ हमारा उदाहरण है ये, उत्तर से 20 किलोमीटर पश्चिम में 30 अंश के कोण पर विस्थापन को आलेख में प्रदर्शित कीजिए।
तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 20 किलोमीटर पश्चिम में है और उत्तर से है ये 30 अंश के कोण पर। इसके लिए हमें पहले दिशाएं बनानी होंगी चारों इस प्रकार से। यहाँ पर इस समय 0 मानते हैं, मतलब यहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ पर खड़े होते हैं, यदि इधर को मुंह करते हैं तो उत्तर की तरफ रहता है, इधर मुंह करते हैं तो पूर्व की तरफ रहता है, इधर मुंह करते हैं तो पश्चिम की तरफ रहता है, और नीचे मुंह करते हैं तो दक्षिण की तरफ रहता है, अर्थात पीछे की तरफ मुंह करते हैं तो दक्षिण की तरफ रहता है। इस प्रकार से हमने चारों दिशाओं को दर्शा लिया है। अब सवाल में कहा जा रहा है 20 किलोमीटर पश्चिम में, और वो भी उत्तर से 20 किलोमीटर पश्चिम में 30 अंश के कोण पर। तो उत्तर हमारा यह है, और उत्तर से 30 अंश के कोण पर बनाना है पश्चिम की दिशा में। तो हमारा हो जाएगा इस प्रकार से, ये हमने दर्शा दिया यहाँ पर 30 अंश का कोण, क्योंकि उन्होंने बोला है उत्तर से 30 अंश के कोण पर और 20 किलोमीटर का विस्थापन हमें दर्शाना है। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से हमारा इस उदाहरण का हल। केवल हमें आलेख प्रदर्शित करना था। यदि इसी प्रश्न में ये कहने लगे कि उत्तर से 30 किलोमीटर पूर्व में, तो फिर हमारा उत्तर ये है और पूर्व इधर है, तो फिर इधर को ये चित्र ऐसे बन जाएगा, क्योंकि 30 किलोमीटर पूर्व में हो जाएगा। हमने यहाँ पर एक और उदाहरण ले लिया है। उत्तर से 80 किलोमीटर पूर्व में 60 अंश के कोण पर विस्थापन को आलेख में प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है उत्तर से 80 किलोमीटर और पूर्व में 60 अंश के कोण पर। फिर एक इसके लिए आलेख बनाते हैं। ये हो जाती है हमारी उत्तर, ये हो जाती है पूर्व, ये दक्षिण, और ये हो जाती है हमारी पश्चिम। अब प्रश्न पढ़ना है, और जितना प्रश्न पढ़ते हैं उतना ही लिखते जाना है। 80 किलोमीटर पूर्व में और 60 अंश के कोण पर, हमारा ये है उत्तर, और उत्तर से 60 अंश का कोण बनाना। अब की बार इस तरीके से यहाँ को ये 60 अंश का कोण हो जाएगा, और ये तीर लगा देना इधर, और इसी पर लिख देना है 80 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 80 किलोमीटर पूर्व में 60 अंश के कोण पर विस्थापन। इस प्रकार से हमें ये प्रदर्शित करना है। अब समझ लेते हैं हम सदिशों के प्रकार। पहला आता है हमारा शून्य सदिश। तो शून्य सदिश ऐसे सदिश को कहते हैं जिसके प्रारंभिक व अंतिम बिंदु संपाती होते हैं, अर्थात ऐसा सदिश जिसके प्रारंभिक व अंतिम बिंदु संपाती होते हैं, या इसे ऐसा सदिश भी कह सकते हैं जिसका परिमाण शून्य होता है। तो दोनों में से हम कोई सी भी परिभाषा लिख सकते हैं, दोनों ही इसकी परिभाषा सही होती हैं। मतलब अंतिम और प्रारंभिक बिंदु संपाती का मतलब है कि जैसा बिंदु पहला है वैसा ही बिंदु अंतिम होगा। जैसे कि ए वेक्टर को हम एक संपाती सदिश या फिर शून्य सदिश कह सकते हैं, क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी ए है। यहाँ पर एम वेक्टर कहें हम तो प्रारंभिक बिंदु एम है, अंतिम बिंदु भी एम है। यहाँ पर भी प्रारंभिक बिंदु बी है, अंतिम बिंदु भी बी है इसका, और इसे हम सदैव 0 पर ऊपर वेक्टर लगाकर प्रदर्शित करते हैं। इसे ही हम शून्य सदिश के नाम से जानते हैं। दूसरा, इस नोट को आपको याद रखना होगा कि इस सदिश को कोई भी निश्चित दिशा प्रदान नहीं की जा सकती, अर्थात a बराबर 0i 0j 0 के यदि हम मान लें सदिश को, तो इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, क्योंकि x अक्ष पर एकांक सदिश का गुणांक 0 है, y अक्ष पर भी एकांक सदिश का गुणांक 0 है, और z अक्ष पर भी एकांक सदिश का गुणांक 0 है। इसलिए इसको कोई निश्चित दिशा प्रदान नहीं की जा सकती। नेक्स्ट सदिश लेते हैं। दूसरा हमारा इकाई सदिश अथवा मात्रक सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है मात्रक सदिश कहलाता है। तो इकाई सदिश को या मात्रक सदिश को हम कैसे पहचानेंगे, उसका परिमाण निकाल कर देखेंगे। यदि 1 आ जाता है तो मात्रक सदिश कहलाएगा, अन्यथा मात्रक सदिश नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैंने आपके सामने 2 सदिश लिखे हैं, सदिश a बराबर
और सदिश b बराबर। अब यदि इनका मापांक 1 आ जाता है, मतलब परिमाण 1 आ जाता है, तो ये इकाई सदिश है, अन्यथा इकाई सदिश नहीं है। तो चलिए निकाल कर देख लेते हैं इनका परिमाण। ए का परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए वेक्टर बराबर परिमाण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, यहां पर लिखेंगे आई का गुणांक, मैं एक बार फॉर्मूला हिंदी में लिख देता हूं, आई का गुणांक और इसका स्क्वायर करेंगे, फिर लिखेंगे जे का गुणांक, फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे और फिर लिखेंगे के का गुणांक, के का गुणांक और इसका भी स्क्वायर करेंगे इस प्रकार से। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है मापांक निकालने का। मापांक निकालने के लिए क्या करते हैं, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो इन सभी के मान रख देते हैं हम। अंडर रूट आई का गुणांक क्या है हमारा, 1/√3, तो हम 1/√3 लिख देते हैं आई का गुणांक और इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस जे का गुणांक होता है 1/√3, ये हमारा दिया है, तो इसका भी कर देंगे हम स्क्वायर, क्योंकि जे के गुणांक का भी क्या है यहाँ पर स्क्वायर है। फिर हमारा के गुणांक का स्क्वायर, तो के का गुणांक क्या है हमारा 1/√3, यहाँ पर तीनों के ही मान 1/√3 है, इनका कर देंगे स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर खोलते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 3 का स्क्वायर और वर्गमूल दोनों लगा हुआ है, तो वर्गमूल हट जाएगा, 3 बचेगा। सेम ये भी 1/3 हो जाएगा और ये भी 1/3 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ लेंगे एलसीएम लेकर। जब एलसीएम लेकर इन्हें जोड़ते हैं तो 1/3 1/3 1/3 सभी का एलसीएम 3 आ जाएगा और ऊपर का हो जाएगा 1 + 1 + 1/3। अब जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट 1, और 1 का अंडर रूट मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो हमारा यहाँ पर ए का जो परिमाण है वो कितना आएगा, 1 आएगा, अर्थात ए वेक्टर हमारा इकाई सदिश है। तो इस प्रकार से हम इकाई सदिश को पहचानेंगे उसका मापांक निकालकर। यदि उसका मापांक 1 आता है, मतलब परिमाण 1 आता है, तो वो मात्रक सदिश होगा। इसी प्रकार से हमें दूसरा दिया गया है बी को भी चेक कर लेते हैं। बी को चेक करेंगे तो बी में भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बी वेक्टर का मापांक बराबर हमारा ये आई का गुणांक क्या है यहाँ पर 2/3, पहला अंडर रूट लगा लेते हैं, 2/3 का स्क्वायर, फिर जे का गुणांक है हमारा 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक है हमारा यहाँ पर 2/3, तो ये भी हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर। सभी का स्क्वायर खोलेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, नीचे 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का वर्ग होगा 1 ही कम 1 और 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अब ऊपर के जोड़ लेंगे, कितने हो जाएंगे, ये हो जाते हैं हमारे 4 और 1 5 और 4 9 और बटा सबका एलसीएम भी 9 ही रहेगा। इस प्रकार से 9 से 9 कट जाता है एक बार, तो इसका आ जाता है अंडर रूट 1 और 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो हमारा बी का मापांक भी कितना आ रहा निकल कर 1, इसलिए हमारा बी वेक्टर भी एक इकाई सदिश है। इस प्रकार से हम इकाई सदिश को पहचानेंगे। तीसरा सदिश दे लेते हैं। तीसरा सदिश है हमारा सह आदिम सदिश, 2 या 2 से अधिक ऐसे सदिश। तो यहाँ पर हमें एक पहचान पहले ही मिल गई है कि इसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक सदिश होने चाहिए, अर्थात एक सदिश कभी भी सह आदिम नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान में रखना है कि एक अकेला सदिश कभी भी सह आदिम नहीं हो सकता। तो इसके लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक सदिश होने जरूरी हैं। 2 या 2 से अधिक ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है सह आदिम सदिश कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं कुछ उदाहरण। अब प्रारंभिक बिंदु का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक ऐसे सदिश जिनका जन्म एक ही बिंदु से हुआ है।
जैसे यहाँ पर ये कोई बिंदु है, अब यहाँ से एक सदिश ये निकल चलता है ए वेक्टर और एक ये चलता है बी वेक्टर। तो ये दोनों सदिश कहाँ से होकर आए हैं? इस बिंदु से, मतलब ये इनका जन्म बिंदु है, या ऐसा कह सकते हो कि ये इनका प्रारंभिक बिंदु है। दोनों ही सदिश यहीं से होकर आए हैं, तो ये हमारा सह-आदिम सदिश हो जाएंगे ए और बी। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही सदिश हो, यदि तीसरा सदिश और दिया है तो हम इसे सी मान सकते हैं। अब तीनों ही सह-आदिम है। यदि चौथा भी दिया हो तो चौथा भी हम ले सकते हैं, इसे डी वेक्टर मान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चारों ही सह-आदिम सदिश कहलाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सह-आदिम का मतलब क्या है, कि जो एक ही बिंदु से निकल कर आए हैं या चल कर आए हैं, या फिर जिनका एक ही बिंदु से जन्म हुआ है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मान लिया ये बिंदु है कोई, एक सदिश यहाँ से इधर चला जाता है, एक सदिश यहाँ से इधर चला जाता है, तो ये दोनों ही सदिश हमारे सह-आदिम सदिश कहलाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु से चले हैं। अब यदि सदिश ऐसे दिए हैं, एक ऐसे दिया है और एक ऐसे दिया है, तो अब ये सह-आदिम सदिश नहीं है। क्योंकि इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो यहाँ है, क्योंकि ये इधर से आ रहा है, और जबकि इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो यहाँ है। मतलब दोनों के प्रारंभिक बिंदु अलग अलग हैं। एक इधर से आया है इधर को, जबकि एक इधर से आया है इधर को। यदि ये तीर इधर को ना होकर इधर होता ऐसे, तो फिर ये इधर से चलता इधर को, मतलब दोनों ही फिर सह-आदिम सदिश माने जाते। यदि मैं यहाँ पर एक सदिश और ले लेता हूँ इस प्रकार से, और यहाँ पर भी एक सदिश और ले लेता हूँ इस प्रकार से, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ये वाला वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है, जो भी आप इसे माने, ये दोनों सह-आदिम कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों यहीं से निकल कर चले हैं। एक इधर को चला है, एक इधर को चला है, तो दोनों ही ये सह-आदिम है, जबकि बाकी यहाँ पर और कोई सह-आदिम नहीं है। ये सह-आदिम क्यों नहीं है? क्योंकि एक इधर से आया है, दूसरा इधर को गया है, जबकि ये इधर से आया है, ये इधर से आया, तो ये भी आपस में सह-आदिम नहीं है। अब आपको क्लियर होगा कि सह-आदिम सदिश कौन से होंगे, मतलब जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु है। अब यहाँ पर मैं खूब सारे सदिश इस प्रकार से ले लेता हूँ, तो ये सभी सदिश आपस में सह-आदिम कहलाएंगे, क्योंकि सभी का प्रारंभिक बिंदु ये है। आइए नेक्स्ट सदिश ले लेते हैं। चौथे नंबर पर आता है हमारा संरेख सदिश। इस सदिश में भी कम से कम दो या फिर दो से अधिक सदिश हो सकते हैं। अकेला सदिश कभी भी संरेख सदिश नहीं होता है। दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जो एक ही रेखा के समांतर हों, अर्थात एक रेखा के समांतर ही चलते हों, ऐसे सदिशों को हम संरेख सदिश कहते हैं। इन सदिशों में यदि कोई परिमाण है तो उसका कोई महत्व नहीं है, मतलब दोनों सदिशों का परिमाण एक जैसा भी हो सकता है और दोनों का परिमाण अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मैं आपको दो सदिश बता देता हूँ, एक ये सदिश है और एक ये सदिश है। ये दोनों ही कैसे सदिश हैं? संरेख सदिश हैं, क्योंकि दोनों एक ही समांतर चल रहे हैं। दूसरा, मैं एक सदिश ये ले लेता हूँ और एक सदिश ये ले लेता हूँ इस प्रकार से, तो ये भी हमारे संरेख सदिश हैं, क्योंकि ये भी दोनों समांतर सदिश हैं। इसमें परिमाण अर्थात लंबाई कम और ज़्यादा हो सकती है, परिमाण से इसमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक सदिश इतना छोटा और दूसरा सदिश इतना बड़ा भी हो सकता है। ये भी दोनों हमारे संरेख सदिश हैं। तो संरेख सदिशों की पहचान क्या है? वो दोनों ही समांतर होते हैं, दिशा का इनमें कोई अंतर नहीं होता है, चाहे एक की दिशा आगे हो चाहे दूसरे की दिशा पीछे हो, या फिर दोनों की दिशा समान भी हो सकती है, और लंबाई भी इनकी कितनी भी हो सकती है, मतलब परिमाण इनका कितना ही भी हो सकता है। ऐसे सदिशों को हम संरेख सदिश बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, और इनकी लंबाई दोनों की समान भी हो सकती है। तो आइए पांचवा सदिश ले लेते हैं। पांचवा सदिश है हमारा समान सदिश। तो इस सदिश में भी कम से कम दो या फिर दो से अधिक सदिश हो सकते हैं। अकेला सदिश कभी भी समान सदिश नहीं हो सकता। दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों समान होते हैं, मतलब समान सदिशों का परिमाण और दिशा दोनों ही समान होते हैं, तो समान सदिश कहलाते हैं।
यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, ये नोट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अगली प्रश्नावलियों के लिए। यहाँ पर लिखा है मैंने, सभी समान सदिश संरेख सदिश होते हैं परंतु सभी संरेख सदिश समान सदिश नहीं होते। मतलब जितने भी समान सदिश होते हैं वो सभी संरेख सदिश भी होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो मैं आपको उदाहरण दे देता हूं इनके। जैसे मान लेते हैं एक सदिश है हमारा ये ए वेक्टर और एक सदिश है हमारा ये बी वेक्टर। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, इनकी दिशा भी समान होनी चाहिए और इनकी लंबाइयां भी समान होनी चाहिए। ये तब ही समान सदिश हो सकते हैं। यदि आपने इसकी लंबाई अधिक कर दी तो मतलब है इनका परिमाण फिर कम और ज्यादा हो जाएगा, तो ये फिर समान नहीं रहने के हैं। तो ये हमारे दोनों समान सदिश हैं। अब संरेख तो ये है ही, क्योंकि संरेख सदिश का तो मतलब केवल समांतर से होता है। यदि समांतर है तो समान सदिश कहलाएंगे। अब दूसरा एक और सदिश ले लिया मैंने, एक सदिश ये ले लिया और एक सदिश ये ले लिया। अब इन दोनों की भी लंबाइयां और दिशाएं दोनों समान हैं, इसलिए ये सदिश भी दोनों समान सदिश कहलाएंगे। तो आपको स्पष्ट होगा कि जब परिमाण मतलब लंबाइयां और दिशा दोनों समान होती हैं तो उन सदिशों को समान सदिश कहते हैं। आइए नेक्स्ट ले लेते हैं नंबर 6। ये हमारा नंबर 6 और लास्ट सदिश है। इसे कहते हैं ऋण सदिश अथवा विपरीत सदिश। दो ऐसे सदिश या ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण तो समान हो, मतलब इन सदिशों का परिमाण तो समान होगा परंतु दिशा विपरीत हो। इनकी दिशा जो होगी वो विपरीत होगी और परिमाण समान होगा। जैसे कि नंबर 5 में आपको बताया था समान सदिश, यदि उन सदिशों में से एक की दिशा को हम विपरीत कर दें तो वही ऋण सदिश बन जाते हैं। जैसे कि एक सदिश में ये बना लेता हूं और एक सदिश ये बना लेता हूं। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब हमने एक की दिशा इधर ली है और यदि दूसरे की दिशा इधर ले लेते हैं तो ये दोनों सदिश हमारे विपरीत सदिश कहलाते हैं, या फिर कह लो कि ऋण सदिश कहलाते हैं, क्योंकि दोनों की दिशा आपस में विपरीत है और परिमाण मतलब लंबाइयां दोनों की समान है। तो इन्हें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो समान सदिश होते हैं, समान सदिश में केवल दिशा समान होती है और इसमें दिशाएं विपरीत होती हैं। लंबाइयां दोनों में ही समान होनी चाहिए, ऋण सदिश में भी और समान सदिश में भी। जैसे एक ये बना दिया मैंने सदिश और एक ये बना दिया है, फिर यहां पर भी एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। ये दोनों समान सदिश हैं क्योंकि दोनों की दिशा और परिमाण दोनों समान है, और ये दोनों ऋण सदिश हैं क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं और परिमाण दोनों के समान है। तो इस प्रकार से हमारे सभी सदिश समाप्त हो जाते हैं। इन सभी की परिभाषाएं आपको अच्छे प्रकार से याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे के दो पाठ 10वां और 11वां इन सदिशों पर ही आधारित हैं। तो आइए करते हैं आज इसकी प्रश्नावली। एक्सरसाइज 10.1 का हमने पहला सवाल उतार लिया है। प्रश्न इस प्रकार है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर भी आपको इस सवाल को समझा रहा हूं, क्योंकि इस सवाल को करने में कुछ नहीं है। आप इसे आसानी से केवल और केवल 30 सेकंड में कर देंगे। कैसे करेंगे? उत्तर से 30 डिग्री, तो उत्तर दिशा हमारी यह है और इधर से 30 डिग्री ऐसे बना देना है आपको। यहां पर लिख देना है 30 डिग्री और कितने किलोमीटर का विस्थापन है? 40 किलोमीटर का। और पूर्व में बनाना था तो पूर्व इधर दिशा दी गई है। यदि ये ही पश्चिम में होता तो हम इसकी दिशा इधर को कर देते, क्योंकि पश्चिम इधर है। तो ये हमारा 40 किलोमीटर यहाँ पर लिख जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल हल हो जाता है, क्योंकि उत्तर से 30 डिग्री था पूर्व में और उत्तर से 30 डिग्री हमने बनाया है पूर्व में। यही इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 ले लिया है हमने। निम्नलिखित मापों को सदिश तथा अदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। पहला है हमारा 10 किलोग्राम। तो 10 क्या है? ये किलोग्राम है और किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का।
और द्रव्यमान क्या होती है, एक अदिश राशि। तो ये हो जाएगा हमारा पहला अदिश। क्योंकि उन्होंने सदिश और अदिश पूछा है तो हम उनके आगे लिख देंगे जो जो सदिश हैं और उनके आगे लिख देंगे जो जो अदिश हैं। यहाँ पर दिशा की कोई बात नहीं होती है द्रव्यमान में। द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है। जैसे 10 किलो गेहूं, 20 किलो आटा, 3 किलो चीनी, कुछ भी आप बोल लीजिए, इनमें कहीं पर भी दिशा का ज्ञान नहीं होता है। दूसरा हो जाएगा 2 मीटर उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2 मीटर है, लेकिन वो उत्तर और पश्चिम में है। तो यहाँ पर हमें दिशा का ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये क्या है, विस्थापन। और विस्थापन क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। तो ये हो जाएगा हमारा सदिश। तीसरा है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री किसका मात्रक है, ये कोण का, क्योंकि डिग्री जो होता है वो कोण का मात्रक है। और कोण भी क्या होता है, एक अदिश, क्योंकि कोण किधर की दिशा में भी बनाए जा सकते हैं, कोण में कोई दिशा नहीं होती है। यहाँ पर है ये 40 वाट, और वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। तो ये है हमारा शक्ति, और शक्ति में भी कोई दिशा नहीं होती है। जैसा हम कहने लगे कि हमारे अंदर 1 HP की शक्ति है, तो हमारे अंदर की शक्ति में कोई दिशा नहीं है। या ये कहने लगे कि हमारा इंजन 20 HP का है या 50 HP का है, तो उसमें कहीं पर भी कोई दिशा नहीं होगी। इसलिए ये भी क्या है, एक अदिश राशि। नीचे दिया गया है 40 कूलाम। तो ये कूलाम किसका मात्रक है, हमारा आवेश का। ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ रखे होंगे, ये जितने भी मात्रक मैंने लिखे हैं। कूलाम आवेश का मात्रक है, और आवेश क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। क्योंकि आवेश का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, Q बराबर NE यहाँ पर, या फिर Q बराबर कह सकते हैं IT। तो यहाँ समय और धारा आ रहे हैं, दोनों ही अदिश राशियां हैं, इसलिए आवेश भी अदिश राशि होगा। लास्ट है हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप यहां से पहचानेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का। और त्वरण की परिभाषा क्या होती है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और वेग क्या है, एक सदिश राशि, इसलिए त्वरण भी क्या होगा, सदिश होगा। तो इस प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को कर लेंगे सदिश और अदिश के रूप में श्रेणीबद्ध। प्रश्न नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित को सदिश एवं अदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। जैसा कि प्रश्न नंबर 2 था, सेम ये भी वही प्रश्न है, लेकिन प्रश्न नंबर 2 में हमें परिमाण दिए थे सभी के, जबकि इसमें हमें राशियां दी गई हैं। पहली राशि है हमारी समय कालांश। तो समय क्या होता है, समय में कोई दिशा नहीं होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरी घड़ी में 3 बजे हैं, तो मैंने इस वाक्य में कहीं पर भी दिशा का प्रयोग नहीं किया है, और ना ही मेरी बातों से प्रदर्शित होता है कि 3 बजे में कोई दिशा होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये एक अदिश राशि है। दूसरा है दूरी। दूरी बताते समय भी हम दिशा का कहीं पर भी प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम कहने लगे 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, या फिर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे कोई आपके यहाँ पर कोई न्यू व्यक्ति आता है, बिल्कुल उसको आपके घर के, आपके ऑफिस के, आपके गांव के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और यदि वो पूछता है आपसे कि आपका स्कूल यहाँ से कितने किलोमीटर है, और आप उससे बता देते हैं कि हमारा स्कूल यहाँ से 5 किलोमीटर है। आपने उससे बता दिया है कि हमारा स्कूल यहाँ से 5 किलोमीटर है, और वो इस समय यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो अब आप बताइए कि वो 5 किलोमीटर किधर जाएगा, क्योंकि आपने तो केवल 5 किलोमीटर बताया है, आपने दिशा बिल्कुल भी नहीं बताई है कि हमारा स्कूल किस दिशा में है। आपने केवल 5 किलोमीटर बताया है, तो वो तो किधर को भी जा सकता है 5 किलोमीटर, क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता है कि मुझे 5 किलोमीटर किधर जाना है। मतलब यहाँ पर आपने दिशा का प्रयोग नहीं किया है, तो वो ही हमारी दूरी कहलाती है। और दूरी क्या है, एक अदिश राशि, क्योंकि दूरी को बताते समय दिशा नहीं बताई जाती। यदि आप उससे ये कहते कि हमारा स्कूल यहाँ से 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में है, तो अब वो या इस बिंदु से केवल और केवल पूर्व दिशा में ही चलना प्रारंभ करेगा 5 किलोमीटर तक,
और आपके स्कूल में पहुंच जाएगा, क्योंकि अब उसे दिशा का ज्ञान है और आपने उसको दिशा बताई है। तो अब ये दूरी नहीं कहलाएगा, फिर क्या कहलाएगा? विस्थापन। और विस्थापन होता है सदिश राशि। यह है हमारा बल। बल में सदैव दिशा होती है, क्योंकि बल की परिभाषा होती है विस्थापन की दिशा। जिधर को विस्थापन होगा वो ही बल की दिशा होती है, इसलिए ये एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है हमारा वेग। वेग क्या होता है? वेग कहते हैं विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, और जब विस्थापन सदिश होता है तो वेग भी सदिश होगा। मतलब वेग बताते समय आपको उसकी दिशा भी बतानी होगी। जैसे मैं कहने लगूं कि हमारी मोटरसाइकिल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर दिशा में चल रही है, तो इस समय हम उसकी वेग बता रहे हैं, ना कि चाल। कार्य। कार्य एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य ऊर्जा का ही रूप होता है, और ऊर्जा अदिश है तो कार्य भी अदिश होगा। जैसे कि मैं कहने लगूं मैंने आज 10 जूल कार्य किया है, तो इसमें कोई दिशा नहीं है, इसलिए ये अदिश राशि कहलाएगा। इस प्रकार से हमारे पहले 3 प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, आकृति में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। ये हमें एक आकृति दी गई है और इस आकृति में हमें ये 3 सदिश पहचानने होंगे। पहला है हमारा सह आदिम सदिश। तो सह आदिम सदिश आपको पीछे मैंने बताया है किन्हें कहते हैं। सह आदिम सदिश वो होते हैं जो एक ही बिंदु से चलते हैं या एक ही बिंदु से होकर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये ए सदिश इधर गया है और यहाँ से ये बी सदिश इधर गया है। बाकी ऐसा कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ देखते हैं तो ये इधर को आ रहा है और ये भी इधर को आ रहा है, तो ये भी नहीं है, और ये इधर से आ रहा है और ये इधर से जा रहा है। जबकि यहाँ पर देखते हैं तो ये इधर से आ रहा है, जबकि ये इधर से को जा रहा है। तो हमें केवल और केवल ऐसा यही बिंदु मिलता है जहां से कि 2 सदिश जा रहे हैं। तो हमारा ए और बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी सहआदिम सदिश हैं। अब आता है समान सदिश। समान सदिश उन्हें कहते हैं जिनकी दिशा और परिमाण दोनों समान होते हैं। मतलब इसमें कौन कौन से सदिशों की दिशा समान है ये हमें ढूंढना है। यहाँ इन्हें देखते हैं तो ये और ये विपरीत है, जबकि इसकी दिशा ये है और इसकी दिशा भी यही है। मतलब दोनों की सेम दिशा है और परिमाण भी दोनों का समान है, मतलब दोनों की लंबाइयां समान है। इस प्रकार से हमारा बी वेक्टर और डी वेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया है संरेख परंतु असमान। मतलब संरेख होने चाहिए, संरेख का मतलब दोनों समांतर होने चाहिए, और असमान का मतलब है कि उनके परिमाण समान नहीं होने चाहिए, मतलब दोनों सदिश समान ना हो। समान सदिश किन्हें कहते हैं? जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो। और संरेख उन्हें कहते हैं जिनका केवल परिमाण समान हो और दिशा समान न हो। तो यहाँ पर ढूंढ लेते हैं हम, ये ए वेक्टर और ये सी वेक्टर, इन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं और जबकि परिमाण दोनों का समान है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए वेक्टर व सी वेक्टर। इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। मतलब इसमें सही और गलत बताने हमें। पहला है ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख है। तो यहाँ पर हमें 2 सदिश दिए गए हैं, दोनों के ही परिमाण क्या आएंगे? ए, और जब दोनों के परिमाण समान है तो फिर दिशा से हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही होगा, मतलब ये सत्य है। दूसरा दिया गया है 2 संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। तो ये कह रहे हैं कि 2 संरेखों का सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। समान तो होता है लेकिन सदैव समान नहीं होता। अगर ये वर्ड ना होता तो ये सत्य हो जाता, इसलिए यह हो जाएगा असत्य। मतलब 2 संरेख सदिशों का परिमाण सदैव सत्य नहीं होता, मतलब सदैव समान नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा, समान परिमाण वाले 2 सदिश संरेख होते हैं। अब उन्होंने कहा है कि समान परिमाण वाले 2 सदिश संरेख होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सदिश हमारा ये हो सकता है 5 सेमी लंबाई का और एक सदिश हमारा ये हो सकता है 5 सेमी लंबाई का।
तो हम इस टाइप से दो सदिश ले सकते हैं। अब आपको देखना होगा कि इन दोनों का परिमाण तो समान है लेकिन ये संरेख नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख, मतलब दो संरेख सदिश हैं और वो समान होते हैं, उनके परिमाण समान है और दोनों संरेख हैं, तो क्या वो समान होने जरूरी है? नहीं, क्योंकि परिमाण समान हम ऐसे बना देते हैं दो सदिशों का, और उन्होंने कहा है कि दो संरेख सदिश हैं, तो संरेख में जरूरी नहीं कि दोनों की दिशा एक ही हो, इसलिए ये बैक साइड में भी हो सकता है, तो ये समान नहीं होते, इसलिए ये भी हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि दो संरेख सदिश जरूरी नहीं है कि सदैव समान ही हो। तो इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्नावली हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आपको इस वीडियो की सभी क्वेश्चन समझ आए हैं, सभी लैंग्वेज और परिभाषाएं समझ आई हैं, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।